लीजिएगा एक बार। और अगला टॉपिक आता है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज़्म। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज़्म टू द टी ट्यूब्यूल्स। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज़्म है और एक है रिलैक्सेशन मैकेनिज़्म। ओ सॉरी, ओके। एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग का मतलब होता है कि एक टाइम पर जो है कॉन्ट्रैक्ट करना और उसी टाइम पर रिलैक्स कर जाना। इस पूरे मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज़म्स, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पर आती है सबसे पहले जो सार्कोप्लाज्म मतलब कि जो मसल की सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कार्डिक मसल्स है ना, कार्डिक मसल्स की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको हम बोलते हैं कि जो है ये सार्कोलेमा है, ठीक है। ये सार्कोलेमा है, इसके सराउंड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे पास जो है वो कैल्शियम आयंस जो हैं वो आना शुरू होते हैं। जो कैल्शियम आयंस है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से आएंगे थ्रू द एल चैनल्स को हम टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जब सार्कोलेमा या फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्विजिनेट करती है, जैसे कि इसने यू शेप बना दी है, ये वाली यू शेप बना दी है, तो अगर ये यू शेप बन गई है तो इसका मतलब ये है कि ना ये इन्विजिनेट हो गया और ये एक टी ट्यूब्यूल बना दिया इसने। अब इसके थ्रू क्या होगा, जो कैल्शियम चैनल्स है ना, मतलब सॉरी जो कैल्शियम आयंस है ना, वो सबसे पहले ये एल चैनल्स में आएंगे, एल चैनल्स मतलब टी ट्यूब्यूल्स में आएंगे, फिर ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एल चैनल्स, ठीक है, मतलब कि टी ट्यूब्यूल्स में एल चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो कैल्शियम आयंस है ना वो साइटोप्लाज्म में पहले आता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, ठीक है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वहाँ पर जो कैल्शियम आयंस होते हैं ना वो स्टोर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जो कैल्शियम आयंस है ना, यहाँ पर होते हैं रियानोडिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट, ठीक है। ये जो मैंने 2 रिसेप्टर्स बनाए हैं ना, ये होते हैं RYR रिसेप्टर्स, जिसको हम बोलते हैं रियानोडिन रिसेप्टर्स। जब ये ओपन होते हैं ना, जैसे कैल्शियम आयंस, अब पता लग रहा है कि मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जो रियानोडिन रिसेप्टर्स है ना, इसके थ्रू जो कैल्शियम आयंस है ना वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम आयन जैसे ही बाहर आएंगे वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और वही स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल होगा और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। ये होती है सिर्फ रियानोडिन रिसेप्टर्स के थ्रू, कैल्शियम आयंस के थ्रू होती है। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम है ना वो यहाँ पर स्टोर हो जाती है। ऑल राइट, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म भी आना, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुई, अब मसल ने रिलैक्स भी करना है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमने अभी रियानोडिन रिसेप्टर्स पढ़े हैं, जो मैं ग्रीन से ओवल कर रही हूँ, तो ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इनका काम है कि इसमें से कैल्शियम निकलना है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन रिलैक्सेशन में क्या होगा, डायरेक्ट जो कैल्शियम है ना वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पंप होता है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एटीपेस पंप, ठीक है। एटीपेस पंप के थ्रू जो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम है ना, यहाँ पर सोडियम कैल्शियम पंप के थ्रू एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है वो सेल के दोबारा बाहर चला जाएगा। और राइट, अच्छा, यहाँ पर एक जो पंप है ना, इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पंप, और इसी पंप के थ्रू जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो बाहर चला जाता है और मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट how how the excitation contraction coupling mechanism works in the T tubules। बस ये इसमें बस बेसिकली यही बताया। अगर हम ये बुक से रीड करें तो बुक में सारे पैराग्राफ में यहाँ से लेकर मतलब के पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने यही बताया हुआ है थ्रू द टी ट्यूब्यूल्स। ये देखिए टी ट्यूब्यूल्स का भी जिक्र आया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है वो एटीपेस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पंप का भी जिक्र किया है इसी पैराग्राफ में। यहाँ पर किया था, एक मिनट, इसी पैराग्राफ में किया हुआ, इसको आप रीड कर लीजिएगा। और फिर क्योंकि एक ही पंप होता है जिसके थ्रू जो कैल्शियम आयंस है ना वो बाहर चले जाते हैं, अभी बताइए थोड़ी देर पहले। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन में ये डिस्कस किया हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है वो कब तक रहती है, जब एक्शन पोटेंशियल जब इनिशिएट होता है उसके 0.3 सेकंड्स के बाद या फिर 0.02 टू 0.03 सेकंड्स के बाद जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो इनिशिएट होता है, और उसके थोड़ी देर बाद ही जब एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है उसके थोड़ी देर बाद तक जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट रहती है। दिस इज़ नॉन एज द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ऑल राइट, इसके बाद आ जाता है एक्शन पोटेंशियल, इसके बाद आता है कार्डिक साइकिल।
जो हमने सारा पढ़ा है वो ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल या फिर ऑल अबाउट द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म। अभी सिर्फ हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, एक है एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है और एक एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म क्या होता है। एंड द थर्ड वन इज़ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। द कार्डिक इवेंट अकर from the beginning of the first heartbeat to the beginning of the next one. This is known as a cardiac cycle. मतलब कि कार्डिक साइकिल वो होता है जब एक हार्ट बीट शुरू होती है वहाँ से वो ड्यूरेशन स्टार्ट होता है और जब वो हार्ट बीट ख़त्म हो जाती है तब तक जो ड्यूरेशन 2 हार्ट बीट के दरमियान का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक, इसमें सिर्फ जो है वो ये डेफिनेशन याद करने वाली है और तो कुछ भी नहीं याद करने वाला। सिस्टोल क्या होता है और डायसिस्टोल क्या होता है। सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट होती है जब एट्रिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और जो डायसिस्टोल कंडीशन होती है ना वो होती है रिलैक्स स्टेट जब एट्रिया या वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। ओके ये आगे कार्डिक साइकिल की सारी डायग्राम। कार्डिक साइकिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती ही आती है और ये बनानी भी आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है ओके यहाँ पे कुछ वेव्स के बारे में बताया, एक टी वेव के बारे में बताया है, टी वेव के बारे में एक बताया है, पी वेव के बारे में, और एक हमें बताया है क्यू आर एस वेव के बारे में। ठीक है, जो पी वेव बनती है ना वो बनती है हमारे पास जो पी वेव बनती है वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया की वजह से बनती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया की वजह से बनती है। और जो क्यू आर एस वेव बनती है वो बनती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल की वजह से बनती है। और जो टी वेव बनती है ना वो बनती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से। जब वेंट्रिकल रीपोलराइज करते हैं तब हमारे पास टी वेव बनती है, यानी कि एट्रियल सिस्टोल में बनती हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द फंक्शन ऑफ द एट्रिया एज अ प्राइमर पंप। ठीक है, प्राइमर पंप, अब जो एट्रिया वो वर्क कैसे करता है। ओहो ये क्यों, जो एट्रिया है ना, अब प्राइमर पंप वर्क कैसे करता है। मेनली ये होता है कि जो एट्रिया में ब्लड आया है ना अब वो वेंट्रिकल में जाएगा। अबाउट 80% जो ब्लड है ना वो नॉर्मली एट्रिया टू वेंट्रिकल मूव कर जाता है, लेकिन जो 20% ब्लड है ना जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल में जाती है 20%, वो उस लिहाज से हम बोलते हैं कि जो एट्रिया है ना एक्ट एज अ प्राइमर पंप वर्क करता है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अ ब्लड एंटर इनटू द वेंट्रिकल। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ एट्रियल पंप। और ये पूरे पैराग्राफ में बस इसी का बताया हुआ है। ये वही प्राइमर पंप है जो हमने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो एट्रिया है वो प्राइमर पंप कैसे वर्क करता है, वो इसी तरह करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 की वीडियो में आगे से डिस्कस करेंगे जो फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल एज अ पंप, जहाँ से स्टार्ट होगा वो आगे नेक्स्ट पूरे होल चैप्टर तक हम पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे।